हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा थापा एंड वेलकम टू अनदर लाइव इंटरव्यू सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जर्नल। पुलिस और जनता का जो रिश्ता है, हमेशा हमने देखा है कि नाम सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन आज हमारी मुलाकात जिनसे होने जा रही है, असम के एक ऐसे पुलिस अधीक्षक से हम मिलने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही आप सभी के चेहरे पर मुस्कान, जनता के चेहरे पर मुस्कान और दिलों में उम्मीद जागती है, क्योंकि वो कहते हैं हम आपके जोखिम बनना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपके जख्म को उठाना चाहते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन आईपीएस आनंद मिश्रा सर। सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग अस। जिस लाइव सेशन का आपको इंतजार था वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं सर को ऐड करती हूँ इस वक्त। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नेहा जी, नमस्कार सभी को नमस्कार। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक, बढ़िया। सबसे पहले सर हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप कितना बिजी होंगे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में आपने जो वक्त हमें दिया है इसके लिए हम बहुत आभारी हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं इंटरव्यू करती हूँ, आई सेट ऑल द क्वेश्चंस, वी द टीम सेट द क्वेश्चन और फिर हम लाइव करते हैं। आज ऐसा हुआ है कि जनता ने क्वेश्चन सेट किए हैं। आज जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं सारे जो क्वेश्चंस है वो सारे हमारे टीएनजी के ऑडियंस जो है वो जानना चाहते हैं आपसे। तो जितने भी और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हो सके तो अंत तक मैं आपके प्रश्न को सर तक जरूर पहुंचाऊंगी। धन्यवाद सर। हम इस वक्त नई इंटरव्यू शुरू करते हैं और जो पहला सवाल जो सभी जानना चाहते हैं, जैसे कि सर आपका जन्म कोलकाता में हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी जी बिल्कुल सही है। और हमारा सौभाग्य है कि इस वक्त आप असम में हैं। और सर जो यंग जनरेशन है वो आपसे बहुत इंस्पायर्ड है, जो एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन सभी लोग जानना चाहते हैं सर कि आईपीएस बनने का जो आपका डिसीजन रहा, ये हमेशा से ही था या फिर सडनली कुछ चेंजेस आए लाइफ में? क्या हुआ सर? मेरा डिसीजन देखिए, बचपन से डिसीजन था पुलिस बनने का। आईपीएस मुझे क्लास 8 में पता चला कि आईपीएस क्या होता है, और तब से जो था आईपीएस ही था। उसके अलावा बस यही था, या मेरा पहला चॉइस जैसे हमेशा से रहा कि आईपीएस ही बनूंगा। उसके बाद सोचा कि क्या बनूं, तो फिर सोचा फिर आईपीएस ही बनूंगा। फिर सोचा कि नहीं कुछ और सोचते हैं, तो फिर सोचा यही आईपीएस ही बनूंगा। तो फिर इसके अलावा कोई चॉइस नहीं था मेरा कभी, तो यही था, आईपीएस ही चॉइस था बस। ऑलवेज वेरी सॉर्टेड कि आईपीएस ही बनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं था मुझे। सर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो आपसे एक्चुअली बहुत सारे सवाल इस वक्त पूछना चाहते हैं, और आपके प्रिपरेशन के बारे में जो पहला सवाल है, हमारी जो ऑडियंस वो जानना चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा रहा सर, कितना टाइम आपने दिया अपनी पढ़ाई पर? यस, जहाँ प्रिपरेशन का जहाँ तक आता है तो मैं हमेशा स्कूल के टाइम से ही थोड़ा बहुत ध्यान रखता था। लाइक माई बेसिक्स क्लियर रहे इस पे। आई वॉज नेवर फोकस विद मार्क्स। मुझे मार्क्स वॉज नेवर लाइक, मुझे वो अट्रैक्ट नहीं ज़्यादा करते थे कितने नंबर में, तो पास होना चाहिए बस, यही मेरा एजेंडा होता था। और इसके अलावा जो टॉपिक्स है वो समझ में आया, एंड आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू implement and apply whatever I am learning in school, colleges, जहाँ भी सीखा तो लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश। तो एक एप्लीकेशन वाला थोड़ा सा वो ऐसा करने का हमेशा से एक हैबिट रहा। उसके बाद when it came to preparation, just after college, ज़्यादा प्रिपरेशन तो क्या, उसके बाद I got into West Bengal civil service. I wanted to be into the West Bengal police service, लेकिन somehow then given my ranking and given the vacancies, It is paused. It is paused. Check the Wi-Fi, check the data. I want to know from the audience, क्या मेरी आवाज इस वक्त आप तक क्लियर आ रही है? क्योंकि मैं सर की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। So is this like available. internet? I was not allotted police service, so I was into state civil service. तो वहाँ पे
Sorry, I think I went off. यस सर, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू हो गया है इसमें। I'm so sorry for that. तो उसके बाद I was into state civil service, and then उसके बाद then appeared for UPSC and then finally got through it. तो ऐसे रहा। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब पढ़ाई लिखाई वाला नहीं रहा कभी, ज़रूरत के हिसाब से पढ़ता था। वॉज मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड देन रादर बीइंग बुकिश। तो वैसा नहीं था, तो मैं ज़्यादा 2-3 घंटे पढ़ता था हमेशा, बट रेगुलरली पढ़ता था। एंड मैं टारगेट बेस्ड पढ़ाई करता था कि मुझे इतना कंप्लीट करना इतने दिनों में, तो दैट यूज्ड टू बी माय टारगेट। मैं टारगेट लेके पढ़ाई करता था, टारगेट लेके सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करता था। एंड बिकॉज आई नेवर वेंट फॉर एनी कोचिंग और ट्यूशंस, सो इट वाज ऑल लाइक सेल्फ टॉट। तो वैसा करता रहा मैं। पहले इसका जो यूपीएससी के बारे में आया अगर बात, तो मैं सबसे पहले तो जो कोशिश किया वो ये था कि ये स्कीम ऑफ द एग्जाम समझने की कोशिश की, जो क्लास 8 में ही कर ली थी। उसके बाद सिलेबस पूरा पढ़ने का कोशिश किया, जो बाई क्लास 10-11 आई वाज ऑलमोस्ट थरो विद द सिलेबस। उसके बाद सब्जेक्ट्स वगैरह की बात आई, देन आई टुक अप द बेसिक बुक्स, एंड उसी बेसिक एक आध कुछ एक बुक्स थे, उसी को बार बार पढ़ता था। बहुत सारे बुक्स नहीं थे मेरे पास, सम स्टैंडर्ड बुक्स, एंड उसी को मैं रिपीटेडली पढ़ता था। तो लाइक दैट इट वेंट ऑल। उसके बाद थोड़ा सा मैं यस आई यूज टू ट्राई ऑन टू दिस क्वेश्चन पेपर्स। पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको पढ़ने से फोकस मिलता था। लाइक हमारी तैयारी जो होती थी दैट यूज टू बी अलाइन इन द करेक्ट पाथ में भी, तो ज़्यादा डाइग्रेस नहीं होते थे। और इसके बाद और ज़्यादा कुछ नहीं, जितना पढ़ाई करते थे उसको ज़्यादा सोचते थे। एंड देन व्हेनेवर इट केम टू राइट आंसर्स, तो उस टाइम आई ऑलवेज मेड अ पॉइंट दैट व्हाटएवर वी राइट इज समथिंग ओरिजिनल। मैं बड़ा रटा टाइप की चीज़ें नहीं लिखता था, करता भी नहीं और लिखता भी नहीं था। तो ऑलवेज ट्राई टू बी ओरिजिनल। और भी एक रीज़न से, बिकॉज मैं ज़्यादा जानता नहीं था, तो इसलिए जो जानता था वही लिखता था। तो बिकॉज आई डिड नॉट हैव मच ऑफ कंटेंट में भी, इसलिए ये भी हो सकता है। But I always had an original approach. So I believe that I would qualify UPSC because of an originality in approach rather than really having a lot of content or being very brainy or anything like that. तो ये जो मेरी originality in approach जो था, that I give all credits to that. That's why maybe examiners found that okay, बंदा जो लिख रहा है अपनी मर्जी से लिख रहा है, जो लिख रहा है दिल से लिख रहा है, तो फिर ठीक है, दिल से काम करेगा सोचा होगा, तो इसलिए मैं भी सेलेक्ट कर दिया। आई एम सो श्योर कि अभी जितना भी सर ने एक्सप्लेन किया है, जो भी बोला है, हमारे जितने भी ऑडियंस है उन तक बहुत अच्छा संदेश एक पहुंचेगा। सर, इसके अलावा हमने आपके बहुत सारे हॉबीज देखे हैं, जैसे कि आपको गिटार बजाना बहुत पसंद है, आप बाइक राइडिंग करते हैं। हमारे एक ऑडियंस ने ये भी पूछा है कि क्या सर को फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है, आप जरा पूछिएगा। यस, फोटोग्राफी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। इनफैक्ट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। और आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस, बट समहाउ इसको बड़ा सिस्टमैटिकली इसको परस्यू नहीं कर पाता हूँ मैं, बिकॉज यू नो यू नीड अ बिग कैमरा। तो मोबाइल से काम चला लेता हूँ, या जो छोटे मोटे कैमरे होते हैं उससे काम चला लेता हूँ। तो बेसिकली a view which why to do photography is basically why I do it is yes, it helps me to cherish the memories, and it helps me to share it with maybe someone with whom I want to share the moment. तो बस उतना ही मेरा एजेंडा होता है, तो कोई मुझे कंपटीशन में तो भेजना होता नहीं है, तो इसलिए मैं इतना करके ही करता हूँ। तो इतने छोटे में ही मेरा ये हॉबी है, और इतना सही है। बट यस, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। ओके सर, थैंक यू, आई एम सो ग्लैड टू नो दैट। और एक प्रश्न ये भी है कि सर अगर सीरीज वगैरह देखते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं, तो उससे भी थोड़ा रिलेटेड। ओके, तो यहाँ एक सीरीज एस्पिरेंट जो कि सिविल सर्विस कोचिंग, यस, आपने देखी है सर वो सीरीज? नहीं, एक्चुअली वक्त कम है थोड़ा, तो नहीं हो पाता है। हाँ, नहीं हो पाता है, तो बट नहीं देखा, बट सुना इसके बारे में, I've heard about it। जी, काफी फेमस है सर। और उसमें एक चीज ये है कि राजेंद्र नगर के कोचिंग डेज के अलग ही मेमोरीज के बारे में वहाँ बताया गया है। सर, आपकी कोचिंग डेज के टाइम की कोई मेमोरीज जो आप हमारे साथ इस वक्त शेयर करना चाहें? मेरे कोचिंग डेज ही नहीं थे, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई नेवर वेंट फॉर कोचिंग। तो मैंने इनफैक्ट मैंने जिंदगी में भी ट्यूशन ही नहीं पढ़ा कभी भी। तो जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा दिया गया बस उससे काम चलाया मैंने। तो आई नेवर गॉन फॉर एनी ट्यूशन, नेवर वेंट फॉर एनी कोचिंग, सो इट इज ऑल सेल्फ टॉट। एंड एज आई टोल्ड यू कि बिकॉज क्या होता है ना, आई मस्ट नॉट से कि इट इज एनीथिंग रॉन्ग और राइट इन एनीथिंग। मेरा क्या पर्सनल ये यू नो दिस पर्सनालिटी ऑर्डर या डिसऑर्डर है जो भी है, कि समहाउ उस पर ज्यादा प्रेशर डालता है कोई, तो मैं काम मेरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है।
मैं अपने स्पीड में अपने तरीके से करूंगा, बट यू गिव मी अ टास्क, आई डू इट, बट आई डू इट इन माय ओन वेज, एंड आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट रियली क्रॉस द बाउंड्रीज। आई डेफिनेटली मेक श्योर दैट जो मेरा सेट पाथ है, सेट टारगेट है, उससे ही काम करूंगा, एंड इन डिसिप्लिन वे करूंगा। बट जब उस पर ज्यादा प्रेशर आता है, देन आई लेट इट गो, देन आई डू नॉट। सो कोचिंग में ये चीज आता है, थोड़ा सा ट्यूशंस में भी ये सब आता है, तो इसलिए मुझसे मैं अपने पेस पे काम करता हूँ, बिकॉज आई वांट टू एंजॉय इवन एवरी फेज ऑफ लाइफ। आई डू नॉट वांट टू रिमेंबर एनी फेज एज अ टफ फेज, एज अ जैसे मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत सोचना पड़ा था, बड़ा परेशानी हुआ था, ये नहीं होना चाहिए। तो ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन उसे खराब मेमोरी नहीं बनाना। दैट्स व्हाई मैं ऐसा ही रहा, उससे ही पढ़ाई की। ओके। वाह। और यहाँ पर जो एक प्रश्न हमारे पास ये आया था कि यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आउट ऑफ दिल्ली रह के भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये प्रश्न हमसे किया था, आंसर बहुत क्लियरली आपको इस वक्त मिल गया है, क्योंकि सर ने लाइफ में कभी ट्यूशंस भी नहीं किए थे। एंड वाओ सर, आप अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखते हैं। इज देयर एनी काइंड ऑफ रीजन, क्या कुछ है जिसके दौरान मतलब इतना मोटिवेटेड रहते हैं आप, इतना एक्टिव रहते हैं आप? अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड यू आर स्माइलिंग, दैट्स माय मोटिवेशन। अगर आप हंस के नहीं बात करेंगे तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। So that's the point. My point is कि if anything, like you know that हम जो भी करते हैं, if it helps somebody smile, if it helps somebody be happy, if it helps somebody in any form in life, तो that's my motivation. तो वही मुझे खुश रखता है। तो बाकी तो सेल्फ मोटिवेटेड ही है, और बिकॉज आई हैव बीन इनटू मार्शल आर्ट्स एंड ऑल, तो जनरली व्हेन यू फिजिकली यू आर फिट एंड मेंटली यू आर स्टेबल, तो मोटिवेशन हमेशा हाई रहता है। तो कभी डाउन होने से मेरा गिटार मेरे साथ रहता है, और कभी और थोड़ा सा लेफ्ट राइट जाने से फिर थोड़ा बाइक साथ में रहता है। सो एवरीथिंग गेट्स मी ऑन ट्रैक। और जिंदगी छोटी है, इतना मोटिवेशन लूज करने टाइम नहीं है, इतना वक्त है। दैट्स अमेजिंग सर। एंड लाइक आपका जो टाइम मैनेजमेंट करने का जो तरीका है, सब लोग स्टूडेंट्स अक्सर ये भी पूछते हैं कि सर से जरूर पूछेगा कि सर टाइम कैसे मैनेज करते हैं इतना। देखिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। टाइम मैनेजमेंट ये है कि नंबर 1 है कि आपका टास्क क्लियर रहना चाहिए कि मुझे करना क्या है। वक्त तो सबको वही 24 घंटे में मिलता है, आपको टास्क की क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस आर माय टास्क 1 2 3 4 5, दिस आई हैव टू डू। और उसके बाद अब उस टास्क में ही मेरा पैशन भी रहता है कि मुझे, मतलब जैसे मेरे ऑफिशियली ये काम करने हैं, प्लस मुझे गिटार भी बजाना है, मुझे इतना बाइक भी चलाना है। तो नाउ हाउ आई कंबाइन बोथ थिंग्स। तो यही है कि बिकॉज इफ यू डिसाइड दैट यू हैव टू डू समथिंग, बिलीव मी, टाइम जो है ना वो खुद में एडजस्ट हो जाता है। और टाइम का वेस्टेज अगर हम कम करें तो टाइम खुद ही मैनेज होता है। टाइम का वेस्टेज क्या है? अगर मान लीजिए हमने मोबाइल उठाया फॉर अ पर्टिकुलर चेकिंग अ पर्टिकुलर मैसेज, और वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक पर्टिकुलर मैसेज आने वाला है या मुझे किसी को मैसेज देना है, इफ आई एम एबल टू बी डिसिप्लिन और उतना ही करके मोबाइल रख देता हूँ, तो मेरा टाइम बचता है। अब मैं उसको उठाता हूँ, उसके बाद उसको ब्राउज करने लगता हूँ, स्क्रॉल करने लगता हूँ, कुछ और भी खोल लेता हूँ। So I actually picked up my mobile for 10 seconds and I spent 15 minutes on that. So that is a bad time management. तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी कि इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्या अभी एकदम अर्जेंट है, अभी तुरंत नहीं करने से नहीं चलेगा। तो अगर नहीं चलेगा तो फिर तुरंत करना है। अगर चलेगा तो ओके, लेट अस पुश इट बैक, उसको नेक्स्ट करते हैं। तो प्रायोरिटाइज कर लेना है। सुबह उठते ही ये मेंटल प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए। और आई बिलीव कि आज ही थोड़ा सा सोते वक्त भी अगर हो जाए प्रायोरिटाइज, कल मुझे क्या क्या करना है, नेक्स्ट 15 दिनों में क्या करना है, नेक्स्ट एक हफ्ते, एक महीने में क्या करना है, तो ये अगर प्रायोरिटी लिस्ट में अपने दिमाग में सेटल रखता हूँ तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट। प्लस और एक चीज़ होता है कि डू नॉट बी लकीर का फकीर नहीं होना है कि यार ये करना है तो करना है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए, नहीं तो स्ट्रेस जितना ज़्यादा बिल्डअप होगा और टाइम मैनेजमेंट उतना ही खराब होते जाता है। तो उतना रखना है। अगर कुछ नहीं होता, लेट इट गो, डू नॉट पुश वेरी हार्ड बिहाइंड दैट, नहीं तो वो आपको काम भी नहीं होने देगा, फ्रस्ट्रेट भी करेगा, और जो उसके बाद वाला काम है वो भी, उसका भी टाइम ले लेगा, एंड इन अ बैड मूड यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट एनीथिंग। सो वी शुड गो लाइक दैट, आई बिलीव। और बाकी कुछ नहीं, बी डिसिप्लिन एंड टाइम अपने आप में सिकुड़ जाता है, वो मैनेज हो जाता है। जी 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 बिल्कुल सर। इस वक्त धुबड़ी से भी बहुत सारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं। जो प्यार जो धुबड़ी के ऑडियंस ने पहले भी दिखाया है, और इस वक्त भी बहुत सारे लोग यहाँ हैं। सर आपने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9 मंथ्स आपने धुबड़ी में बिताए होंगे। हाँ, bit more than 9 months, yes. Bit more than 9 months। और जो मेमोरीज तो बहुत सारे अच्छे मेमोरीज रहे होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका बेस्ट मेमोरी और आपका वर्स्ट मेमोरी क्या रहा इस दौरान, इस 9 मंथ्स के दौरान?
9 months इनफैक्ट मुझे 9 साल जैसे लग रहे थे। मैं तो लग रहा था धुबरी में जैसे सब जानता हूँ, मैं वहीं का हूँ, ऐसा ही फील हो गया था। बिकॉज मे बी धुबरी का वो जो चार्म है, धुबरी में वो एक अट्रैक्शन, एक बात है जो अपना बना लेता है। तो शायद वो बात रही है कि दैट अटैचमेंट ग्रो। तो अब मैं अगर ऐसा अलग से बताऊं कि क्या एक बात अच्छी लगी, तो शायद बड़ा मुश्किल होगा बताना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो मिस हो जाएंगी उसमें। तो ऐसा एक बात अच्छी लगने वाली है, एक बात बुरा तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि बुरा कुछ लगा होगा मुझे। आई डोंट रियली रिमेंबर, पूरा मुझे याद ही नहीं आ रहा फिलहाल, सॉरी। बट अच्छी तो बहुत सारी बातें अच्छी याद आ रही है। लाइक यू नो, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मैं गया वहाँ पे, तो द वे पीपल लाइक यू नो वेलकम्ड मी, एंड द वे पीपल ग्रीटेड मी, जिस तरह से मुझ में अपना एक फेथ दिखाया, जिस तरह से अपना एक होप मुझ पे इम्पोज किया रहा था, ये कहूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी मोटिवेट कर गई पहले ही दिन, कि आई एम हियर फॉर सम टास्क, आई एम हियर टू मेक श्योर जिन्हें मुझसे थोड़ी आशा है, तो मैं उनको उनकी आशाओं पे खरा उतरूं। और जिन्होंने मुझसे जो भी सोच रखा है, एक्सपेक्ट कर रखा है कि मैं थोड़ा एक बेहतर जगह छोड़ के जाऊंगा, तो वो ज़रूर करूं। और उसके बाद हर मोमेंट लोग जुड़ते रहे, हर मोमेंट, इनफैक्ट इट हैज़ बीन पुलिसिंग थ्रू पीपल, इट हैज़ नॉट बीन पुलिसिंग बाय थ्रू पुलिस, एक्चुअली इट हैज़ बीन पुलिसिंग थ्रू पीपल। तो लोग पार्टिसिपेट करते थे, मैं लोगों का होके काम कर रहा था, इसलिए परहैप्स कहीं ना कहीं शायद ये हम जुड़ पाए और बेहतर तरीके से। सो इस कर्म के चक्र में हम बहुत सारे अच्छे मेमोरीज ऐसे बनाते गए। कुछ अच्छे अचीवमेंट्स थे, उसके अच्छे मेमोरीज हैं। कुछ अच्छे पल थे व्हेन पीपल यू नो यूज्ड टू कम एंड मीट मी एंड डिस्कस लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे मेरे मेमोरीज है। आई रियली डू नॉट रिमेंबर, कैनॉट रियली, ऐसा नहीं कि रिमेंबर, आई कैनॉट से दैट एक पर्टिकुलर मेमोरी है जो बहुत ही शार्प या बहुत ही अच्छी थी। तो परहैप्स ये सब जो कहते हैं कि जो the memory which lasts forever will be the last farewell, maybe jo people came to even to the gate of the residence, and the way they bid me farewell in such a emotional way, so that will always be a memory to cherish for life. So perhaps wo jo last वाली memory को मैं count करने दीजिए मुझे as the best memory. डेफिनेटली सर, इस वक्त काफी सारे लोग बहुत कुछ कमेंट कर रहे हैं। मैं सभी का क्वेश्चन पिक करूंगी, आप जरूर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मेमोरीज विद अस सर। एंड देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, what are the new initiative you have taken in Nagaon to stop the smugglers and the drug peddlers, and what measures sir you have been taking to minimize the COVID situation there sir? जी, जहाँ तक ड्रग्स का है, वी हैव टेकन वेरी स्ट्रॉन्ग मेजर्स। इनफैक्ट आते ही हमने एक एंटी नार्कोटिक स्क्वाड बनाया है विच इज़ ऑल आउट बिहाइंड ड्रग्स। तो ड्रग्स का नामो निशान मिटा देने का जो हमने वचन उठाया, इसके लिए जो हेलो hello sir. I guess there is some kind of internet issue. Hello sir, am I audible to you? डेफिनेटली थोड़ा सा इंटरनेट इशू यहाँ हो रहा है, आप हमारा बेशक जुड़े ऑर्गेनाइजेशनल रहिए। स्ट्रक्चर बनना था वो तैयार। हेलो हेलो सर, हेलो सर, ऑडियंस प्लीज लेट मी नो अगर आप तक सर की आवाज पहुंच रही है तो, और इज देयर एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड? ओके, आई थिंक टेक्निकल नेटवर्क प्रॉब्लम। सो सर के साइड से शायद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। सॉरी, इट वेंट ऑफ। Yes sir, I guess थोड़ा network issue है। I'm sorry for this bad network. Like, this is a makeshift arrangement because I was on duty. I'm again have to rush out. I just came for I some can time in between. understand. Yes sir, yes sir, sure, I can understand sir. Although I would like to repeat the question because sir आपकी आवाज तब नहीं आ रही थी और Yeah.
तो आपने ड्रग्स के यस बारे में सर। पूछा था और कोविड के बारे में पूछा था। जी 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 सर जी। जी, तो ड्रग्स का ये है कि हमने ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से काम स्टार्ट कर दिया है और लाइक रिजल्ट वाइज यस इट्स मोर देन 50 drug traders who have been already been arrested. A lot of stuff already seized, including like brown sugar, heroin, weapons, सब कुछ गाड़ी वाड़ी बहुत कुछ पैसे बहुत कुछ सीज किया गया, 50 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया गया। अब ये सब करने वाले के पीछे जो है वो हमारी टीम है जिसका हमने नया बनाया आके यहाँ पे, वो है एंटी नार्कोटिक स्क्वाड। So जो हमारा ANS है, ANS is answer, so it's an answer for our problems, it's like that. So एंटी नार्कोटिक स्क्वाड जो है ये पूरी तरह से तत्पर है, ये जगह जगह फैली हुई है, they operate in multiple ways that I cannot disclose because of tactical reasons. तो वो अपने ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। इसके साथ हमारा एक स्पेशल राइडिंग टीम, ये राइडर टीम है जिसकी मोबिलिटी बहुत फास्ट है, वो इमीडिएट इन शॉर्टेस्ट नोटिस कहीं पे पहुंच जाती है। उसको सपोर्ट करने वाली हमारी 2 क्विक रिएक्शन टीम है और इसके साथ एक असॉल्ट टीम भी है जो स्पेशल स्क्वाड है, जो कि एक इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो ड्रग्स वगैरह से डील करने वाले काफ़ी खूंखार भी होते हैं, दे कम विद आर्म्स, एम्युनिशंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसके लिए हमारा भी एक आर्म्ड रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि स्पेशल स्क्वाड की तरह है। तो ये एक जो बड़ा मैकेनिज्म है, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, जो इस सब चीज़ को जस्ट लाइक अ कॉल सेंटर मॉनिटर करता है। ईच एंड एवरी खबर जो आपके पास से हमारे पास आती है उसको मॉनिटर करके लास्ट मोमेंट तक उसको पूरा, जब तक एक्शन ना हो जाए, उसको हम परस्यू करते रहते हैं। और ये अभी बेसिक वर्किंग स्ट्रैटेजी हमारा। जो सेकेंड पार्ट है वो ये है कि आई विल बी अपीलिंग टू पीपल, क्योंकि ये जो ड्रग्स का डिमांड है वो कम करना पड़ेगा। सप्लाई पार्ट तो हम हिट करेंगे, जो डिमांड है इसके लिए हमें घर में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, हमारे बच्चों को थोड़ा संभालना पड़ेगा, उन्हें जो पैसों से एक्सेसिबिलिटी कम करने पड़ेगी, ज़रूरत होने से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स या रिहैबिलिटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। इस बारे में अगर हमें कोई मदद करनी हो तो डेफिनेटली वी आर रेडी टू डू दैट। इसके अलावा जो भी ड्रग टेकर्स हैं उनके, दो आई नो दैट इट इज़ like they want help, but still if things go bad, if we need to be tough in whatever ways, if we need to be tough, we will be very tough। वो चाहे अगर ड्रग्स ले रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हो, या ड्रग्स का किसी तरह के ड्रग्स के साथ कोई किसी तरह का वास्ता रखते हो, तो हमारा जो है द स्टैंड हैज टू बी वेरी वेरी टफ एंड वी आर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू इंश्योर दैट नगांव इज ड्रग्स फ्री इन नो टाइम। सो ऑल आउट मिशन जो है ड्रग्स फ्री नगांव, दैट इज ऑलरेडी ऑन स्टार्टेड। In fact, I just came out from the similar meeting where we have dispatched some team. We myself, I undercover, मैं भी इस पे बहुत सारा काम करूँगा। I'll myself personally be leading many operations and will ensure definitely when हमने ठान लिया है तो we'll ensure that we'll make Nagaon drugs free। बस इसमें पब्लिक और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खबर हमें टाइमली दिया करें और सटीक खबर दिया करें, जनरल ना बोले कि यहाँ बहुत ड्रग्स चलता है। I mean, ये सबको पता है, इसको बता के कोई फायदा नहीं कि यहाँ ड्रग्स चलता है। आप बताइए कि कहाँ चलता है, उस गली मोहल्ले घर का आदमी का नाम बताइए, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, और रियल टाइम में इनपुट्स अगर देते हैं विल डेफिनेटली ऑपरेट। और सेकेंडली मेक श्योर कि अपने अपने घरों में जो हमारे अगर कोई ऐसे ड्रग्स से संबंधित हो गए उनको हम घर में कंट्रोल करें एंड टू मेक श्योर दैट व्हाट एवर रिहैबिलिटेशन इज रिक्वायर्ड हम उनका करें। दोनों मिलके करेंगे तभी नगांव ड्रग्स फ्री होगा। तो दैट इज अपॉन ड्रग्स। जहाँ तक कोविड का है, यस अगेन कोविड इज ऑल अबाउट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद की लेनी पड़ेगी। अभी लेकिन फिर भी जो भी हमारे कोविड के सेंटर्स वगैरह में जो भी हमारे स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ड्रिल है वो हम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोविड का एक पेशेंट होता है अगर सपोज, तो वो पेशेंट है वो, लेकिन उसमें से कुछ लोग यहाँ से बाहर से भागते रहते हैं, दे बिहेव रिस्पॉन्सिबली, वी कैन नॉट रियली बीट देम अप, वी कैन नॉट रियली चस्टाइज देम विद डंडा, तो ये ठीक भी नहीं लगता है, उनको खुद बिहेव करना चाहिए। तो ये एक पार्ट है जिसमें थोड़ी काउंसलिंग और थोड़ी सी टफ पोस्चरिंग की जरूरत पड़ती है, वी आर डूइंग बोथ। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत है वहाँ पे हमारे थाने की ओर से लाइक माइकिंग करके एंड ऑल वी आर ट्राइंग टू मेक देम अवेयर। जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ भी लोग काफ़ी थ्रॉन्ग करते हैं, भीड़ बना लेते हैं आके, वहाँ पे भी हम लाइक वी आर पुटिंग आवर पीपल टू इंश्योर दैट वो जितनी दूरी बरकरार रख सके। कर्फ्यू वगैरह का जो है जहाँ तक ये हमारा पार्शियल लॉकडाउन जैसा सिचुएशन है उसको ठीक से इम्पोज और इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी हम काफ़ी स्ट्रिक्टली कर रहे हैं। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स बंद है उसको तो पूरी तरह से सील कर दिए गए और सिर्फ जो अलाउड व्हीकल्स है या जो पासेस वगैरह है उनको अलाउ किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी अगर कोविड के टाइम पे हमसे कोई भी हेल्प मांगते हैं, किसी तरह का कहीं भी कोई भी हेल्प के लिए हमें अप्रोच करते हैं, तो वी आर मेकिंग श्योर दैट वी हेल्प द पर्सन एंड वी मेक श्योर दैट द पर्सन डज नॉट फील कि इन दिस टफ टाइम्स गवर्नमेंट इज नॉट विद देम। तो हम हमेशा आपके साथ हैं, तो चाहे वो डिसिप्लिन करने की बारी आए तब भी हम सामने दिखेंगे, आपका केयर और प्रोटेक्शन करने की बारी आए तब भी हम आपके सामने दिखेंगे।
तो इस तरह से बेसिकली ये टू वे अप्रोच है कोविड के लिए भी। तो दैट्स वे वी आर डीलिंग विद लाइक दिस नार्कोटिक्स एंड कोविड। और बाकी जब जैसा होता है ऑन अ केस टू केस बेसिस भी वी कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग टू लोकल सिचुएशंस। जी सर, और इस वक्त सर ने जितनी भी सारी बातें की है आप काइंडली शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारी बातें पहुंचे। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑडियंस। सर अब उत्तर पूर्वांचल की बातें करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप 2011 बैच के हैं और उसके बाद आपका उत्तर पूर्वांचल का सफर शुरू होता है। आप मेघालय में भी रह चुके हैं और असम की बात करूं तो आप शायद 3 जिलों में अब तक 9 गांव लेके 3 जिले, राइट सर? ये मेरा चौथा, हाँ, सर, एक जिला मेघालय में था, यहाँ पे 3 चौथा जी, जिला उत्तर पूर्वांचल में चौथा और असम में 3। यस। जी सर, जी। सो सर आपके अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम्स है उत्तर पूर्वांचल में जो आपने देखे हैं, ऐसे कुछ मतलब बहुत मेजर प्रॉब्लम्स जिनको बहुत जल्दी हमें सॉल्व करने की जरूरत है, जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सर? देखिए, कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया है ना, लाइक मैं बताऊं, और मुझे इनफैक्ट प्रॉब्लम्स नहीं दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा। यहाँ पे मैं बताऊं, यहाँ पे इट्स द प्लेस इज सो स्टेबल, द प्लेस इज सो रिच, द प्लेस इज सो फुल ऑफ पोटेंशियल्स। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मुझे ज़्यादा दिखते हैं, प्रॉब्लम्स कम दिखते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आप नॉर्थ इंडिया में देखती हैं, जो प्रॉब्लम्स अदर स्टेट्स में दिखते हैं, यहाँ पे एक जनरल लॉ अबाइडिंग लोग हैं। यहाँ के लोगों में वो क्रिमिनल माइंडसेट नहीं है। मतलब द पीपल आर वेरी वेरी सिंपल, द पीपल आर लॉ अबाइडिंग। यहाँ के लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। एक डेमोक्रेटिक एथोस लेके नॉर्थ ईस्ट चलता है। वो खुद में देखा जाए तो यहाँ सच पूछिए तो मुझे कहीं कहीं लगता है यहाँ ज़्यादा पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कम्युनिटी को साथ में लेके जो पुलिसिंग इज जस्ट टू इंश्योर दैट इफ इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारे इश्यूज है। जहाँ तक इसके अलावा आप प्रॉब्लम्स अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट के, तो इन अ लार्जर स्फीयर मैं ये कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव, रादर इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, not talking from the point of view of police, I'm talking from the point of view of a citizen of the country. तो in a competitive world में भी हमें थोड़ी सी और एक्सपोजर जो मिलती है उसको और यूज करना चाहिए। हम नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी, आई बिलीव पीपल में जो एक सिंप्लिसिटी है, एक इनोसेंस है, दे आर नॉट रेडी टू रियली गेट आउट इन दिस जम्बल्ड वर्ल्ड आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट। तो इसीलिए हमारा कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि जो हम कंपटीशन में नहीं उतरते हैं। हम ओवरऑल जो, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी, लाइक इन द स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, एंटरप्रेन्योर्स हमारे बहुत कम है यहाँ से। तो वो अभी आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, बट कम है, फिर भी कम है। इसके बाद जो एक जनरल आउटलुक है उसमें होता, वो जो क्या कहेंगे उसको, लाइक आई वुड रादर बिलीव दैट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे लोग हैं, दे शुड like incorporate more ideas from outside and convert it into local conditions। उसको करके इनोवेटिव वे में उस चीज को नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं या करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं मिला हूँ, काफी दोस्तों से मिला हूँ जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, बट दे डू नॉट गिव इट एन एक्सपेंस। वो एक लेवल के बाहर सोचने को रेडी नहीं है। मैं जानता हूँ कुछ दोस्तों को ऐसा, अगर वो कर पाए उस बात को तो दिस प्लेस इज फुल ऑफ पोटेंशियल्स। बट यस, ये एक बात और भी है कि नॉर्थ ईस्ट is like something like a virgin land for our country। जो अभी भी जो इस हमारे एरिया का जो यहाँ का स्वच्छता है, जो पवित्रता है, वो मेंटेन है। तो ये भी बात है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस आने देते हैं तो वो भी नष्ट होगा। लेकिन फिर भी दिस कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी एंड दिस अपकमिंग न्यू वर्ल्ड, आई बिलीव कि वी हैव टू be more innovative in the way कि हम अपने एरिया को मॉडर्नाइज, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज कर सकें, बट यस मेंटेनिंग द एथोस एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट इतना स्पेशल है। प्लस एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। परहैप्स मुझे जो लगता है कि शायद नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा एरिया है, एक हमारे देश को संभाल के जो ग्रीनरी है, जो इकोलॉजी है, बैलेंस आउट करने में और मेंटेन करने में नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से हम हर चीज़ को बैलेंस करके अगर देखा जाए तो आई बिलीव नॉर्थ ईस्ट हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल्स, जो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी बहुत ही इसको हार्वेस्ट करना बाकी है, इस पोटेंशियल को। और यहाँ से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमारे यहाँ की जो यूथ है,
you know you're better in lot many ways because of this ethos जो बाकी हमारे बाकी जहाँ पे है, तो किसी के कंपटीशन में IQs बहुत ज़्यादा होंगे। मैं बिलीव करता हूँ नॉर्थ ईस्ट में EQ बहुत हाई है, इमोशनल क्वोशिएंट इज वेरी हाई, और इन दिस न्यू वर्ल्ड इमोशनल क्वोशिएंट इज व्हाट मैटर्स मोर। तो नॉर्थ ईस्ट इज लॉट ऑफ पोटेंशियल्स एंड यहाँ पे प्रॉब्लम्स एज सच बहुत मेजर मैं कुछ देखता नहीं हूँ। थोड़ी बहुत बदमाशियाँ हैं, कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी इंसानी सोसाइटी में आ जाते हैं, बट दैट हैज बीन मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। सो एंड पीपल हैव टेकन लीड, लोग काफ़ी काफ़ी लोगों में भी मैच्योरिटी आई है, समझ आई है, गांव के लोगों में भी, मैं कहना ये चाहता हूँ बेसिकली, बिकॉज शहर तो हर जगह कॉस्मोपॉलिटन है। आप दिल्ली में जाइए, गुवाहाटी में जाइए, एक जैसा ही फील होता है, लेकिन जो जैसे गांव के लोगों में बात है तो उनमें वो बात आई है, वो समझ आई है कि हाउ कैन दे चैनलाइज देयर एनर्जी फॉर द बेस्ट ऑफ देयर प्लेस। तो ये चीज़ है जो कि आई बिलीव इन नेक्स्ट 10-15 years नॉर्थ ईस्ट विल बी परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट एरियाज, आज भी है नो डाउट्स, and tab given the facilities and all, it is going to turn out to be one of the best areas in the country where people will love to come. But still I would also like that the sanctity of the place, the purity of the place and the greenery of the place should not be lost at any cost. So ये है challenges और ये है जी सर, और हमने ये भी सुना है कि अगर आपको सेटल होना हो तो आप असम में ही रहना चाहेंगे, इज दैट ट्रू सर? या देखिए, मैं सच कहिए तो वो लाइक है ना, वो मेरा दिल कई पहाड़ों में खो गया वाली बात है, तो वैसा ही है कुछ असम के बारे में कि कि like this place is so beautiful. आज ही like I was coming through one area and I keep on mentioning to my boys, रोज देखता हूँ ये मंजर, रोज देखता हूँ इतनी खूबसूरती, रोज इनसे हमारे लड़के जो मेरी गाड़ी में रहते हैं उनको बताता रहता हूँ, यार तुम कितने लकी हो, तुम यहाँ पैदा हुए, and you are so lucky that you have been able to see this world for such a long time. मैं तो कम देखा हूँ, मैं तो बाद में आया ना, तो they have grown up in this greenery, they have grown up, ये जो झरने बहते हैं, ये पहाड़ है, ये मंजर है, and people are so nice people, तो definitely यहाँ कौन नहीं रहना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं yes, I would love to be in Assam forever. जी सर, इस वक्त बहुत सारे ऑडियंस एक मेजर क्वेश्चन सभी पूछ रहे हैं। एक वीडियो yesterday वीडियो ऑफ अ गर्ल was getting viral in social media. अभी तक सर मेरी आवाज क्लियर है, राइट? या क्लियर, प्लीज। यस यस। अभी तक ये नहीं जाना जा रहा है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ और जो वीडियो वायरल हो रहा था वो कौन है और कहाँ की है। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ सवाल ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में गर्ल्स कितनी सेफ है सर अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैंने जैसा बताया कि नॉर्थ ईस्ट बाय द वे एक बात है, ये कामाख्या का देश है ना, यहाँ पे नारी शक्ति जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे मेघालय वगैरह में आप देखा जाए तो द सोसाइटी इज लाइक मैट्रिलिनियल ऐसा, तो यहाँ पे उस दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में मैं जहाँ भी गया हूँ देखा हूँ, वुमेन हैव बीन टेकिंग अ लीड ऑलवेज, मैंने कभी औरतों को यहाँ कमजोर नहीं पाया। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात आती है, yes, like we need to be more proactive and we have to be more responsible as a society to ensure कि ऐसा कुछ ना हो कि किसी भी लेडी के साथ। बट yes, कहीं पे है जहाँ पे मे बी देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, जैसे मैंने बताया किसी सोसाइटी में भी बुरे लोग होते हैं, हर सोसाइटी अच्छा बुरा मिला के, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बुराई कम है। तो जिस तरह से लड़कियाँ ज़्यादा इनसिक्योर हैं मे बी इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उस तरह से नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। बट यस, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाने के बाद एक बार हमारा भरोसा ज़रूर ही डोल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड हमें ये बार बार महसूस होने लगता है कि ऐसे इंसिडेंट्स आप देखेंगे तो लाइक कभी कभी होते हैं जो नहीं होने चाहिए। गिवन नॉर्थ ईस्ट जैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कि नॉर्थ ईस्ट गिवन द एथोस एंड वैल्यूज ऐसा कुछ करे। तो ये दिस इज वेरी हर्टफुल फॉर द कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड द कलेक्टिव फिलोसफी ऑफ व्हाट नॉर्थ ईस्ट इज। बट स्टिल आई वुड लाइक टू से कि नॉर्थ ईस्ट इज still relatively safer than other parts of the country. As a police officer, and I'm talking on the base of some the records available, agar jaisa dekha jaye to it's still safer. But
it needs to be more safe. Definitely there is always a scope of making it better. अगेन ये इसलिए बर्दाश्त नहीं होता, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये होता है ना, वो जमता नहीं है, दिखता नहीं, ठीक नहीं दिखता है, यहाँ के एथोस से मैच नहीं करता है। ये एक नारी प्रधान देश है, यहाँ पे अगर नारियों को इज्जत नहीं तो फिर बाहर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। The Northeast has to have a symbolic value, symbolic position in ensuring dignity of women and safety and security of women. So when we fail here, then what examples are we putting across to the nation? That's why this problem looks very big when it comes to Northeast. And I believe that this is just not acceptable. And हम में से जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस ऐसे कायरता वाले एक्ट्स करने के लिए, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसे रोकने के लिए, we both should have some introspection and work towards better security and dignity of women in Northeast. बिल्कुल सर, बिल्कुल। समय की पाबंदी है, हम ऑलमोस्ट सेशन के एंड तक आ पहुंचे हैं। थैंक यू ऑडियंस, आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ। जितना हो सका मैंने सभी का क्वेश्चन पिक किया है। यहाँ पे कुछ एक आध क्वेश्चन है बिफोर वी एंड द सेशन। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर की तरफ से आपसे प्रश्न आया है सर आपके लिए कि आपके कोई फेवरेट यूट्यूबर, असम के कोई फेवरेट यूट्यूबर है क्या? एंड मैं नाम जरूर मेंशन करूंगी उनका, जिन्होंने भी एक प्रश्न पूछा है। बट वो क्या डिम्पू है ना? यस सर, और ये प्रश्न उन्होंने ही पूछा है सर। या ही इज वेरी पॉपुलर। भाई अगर तुम सुन रहे हो तो यार तुमको तो मैं खोज रहा हूँ। हाँ, आ जाओ कभी ना कहो। हाँ, प्लीज कम, आई एम सर्चिंग फॉर यू। आई होप डिम्पू सर अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो इस वक्त उनके चेहरे पर जो है सर, आप जैसे कि सभी के चेहरे पर स्माइल आते हैं। And Niyaj, it is for like, you know, like, hey dosto, huh? So I would like to listen to your hey dosto. Huh? Like I like to listen to it. Really nice. Huh? Keep going, brother. Keep going. जी, और ये प्रश्न उन्होंने ही पूछा था, तो आई एम सो श्योर कि जैसे सर सभी के चेहरे पे स्माइल आते हैं, अभी इस वक्त टिम्पू सर के चेहरे पर भी सर ने स्माइल आई है। सर सेशन के अंत तक हम आप पहुंचे हैं इस वक्त, और मैं आपसे एक प्रश्न जो किसी ने यहाँ किया है कि व्हाट you suggest to the aspirants who wants to become like you, और साथ में ये भी है कि धुबरी के जनता का जो प्यार है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे सर? अच्छा, पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। धुबरी के जनता का जो प्यार है, तो आई हैव मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरी एक पर्सनल बॉन्डिंग है। जनता की तरह बॉन्डिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सब ग्रुप में है, मैं अकेला हूँ, और ऐसा नहीं है। आपसे इंडिविजुअल मेरा कनेक्शन है ना। लाइक मैं धुबरी की जनता, जो जनता आप जिसको कह रहे हैं, उसके अंदर मेरे कितने भाई, कितने बहन, कितने लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो वो एक इंडिविजुअलाइज्ड कनेक्शन है। और मेरा वो प्यार वैसा ही है जैसे किसी भी एक घर के मेंबर का होता है अपने घर के परिवार के लिए। वो कनेक्शन है, वो प्यार है, वो फीलिंग है और रहेगी हमेशा धुबरी के लिए। और जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन था अबाउट एस्पिरेंट्स कि क्या आप कहना चाहेंगे, तो मैं उनको आप सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कुछ करना है, तो मेक श्योर कि आप वो करके छोड़ें, बीच में बिल्कुल ना हिम्मत हारें, एंड डू इट इन अ प्रॉपर वे, गो इन अ लॉजिकल प्रोग्रेसिव मैनर। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आप स्कीम ऑफ द एग्जाम समझे, पूरा सिलेबस पढ़ें, बढ़िया से सारे क्वेश्चन पेपर्स पुराने देखें ताकि आपको समझ में आए कि किस लाइन में पढ़ाई करना है। उसके बाद जो आप स्टैंडर्ड बुक्स है वो उठाएं और कम बुक्स लें। एक किताब को 10 बार पढ़िए, 10 किताब को एक बार पढ़ के कोई फायदा नहीं। और वो पढ़ने के बाद कुछ मॉक टेस्ट हो सकता है तो लीजिए, नहीं तो जो पुराने पेपर्स है उसको लेके स्टैंडर्ड आंसर्स राइटिंग का प्रैक्टिस करिए। एंड देन जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप लिखते हैं, उसको काफ़ी सोचिए उसके बारे में। वट एवर यू स्पीक विथ कन्विक्शन। ये इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ। आप जो है वो रहिए, बी ओरिजिनल, जैसे भी हैं, जो भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आप हैं। बी यूनिक, बी ओरिजिनल, एंड दैट इज आई बिलीव द मंत्र टू क्रैक नॉट ओनली यूपीएससी, एनी एग्जाम और एनी टफ टाइम इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बिजी शेड्यूल से हमें अपना वक्त दिया है। मैं इसकी आभारी हूँ, हम सब इसके आभारी हैं। ऑडियंस, आई एम सो सॉरी कि मैं सभी का प्रश्न नहीं उठा पाई हूँ क्योंकि समय की पाबंदी है और ड्यूटी कम्स ऑलवेज फर्स्ट सर। तो थैंक यू। आखिरी जो मैसेज आपका नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए है, कोई भी छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से सर, बिफोर वी एंड दिस सेशन। You are the best. Just be the way you are. बस आप बेस्ट हैं। और ये जो मैसेज है सर,
और ये जो मैसेज है सर का, ऑडियंस आप पूरे एंटायर नॉर्थ ईस्ट में जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सर, वी ऑल आर अ बिग फैन ऑफ योर्स, I am a big fan of yours, my friends are a big fan of yours, so and you inspire everyone, not only those aspirants of UPSC but all of us to become a good human being actually. So thank you so much for your time. Jai Hind sir. थैंक यू ऑडियंस, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। माफी चाहती हूँ कि सभी का प्रश्न नहीं मैं सर तक पहुंचा पाई, लेकिन जितना हो सका मेरे से मैंने किया। यू ऑल नो ड्यूटी कम्स फर्स्ट एंड वंस अगेन थैंक्स टू आनंद मिश्रा सर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, गुड नाइट।